ब्रिटिश राज का संवैधानिक ढांचा। अब हम लोगों ने क्या देखा था, याद करो। हमारी इस पूरी कहानी का जो खलनायक है और खलनायक की जो कंपनी है उसका नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EIC लिख देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी लिख देते हैं, ताकि बार बार हमें ज्यादा लंबा नाम ना लिखना पड़े। हमेशा कोई दिक्कत नहीं, एक आधे दिन अगर तुम्हारा रिवीजन छूट जाता है तो ठीक है, कर लेना, बैकलॉग के तौर पे कर लेना। तुम लोग टाइम टेबल की बात हमेशा पूछते हो, टाइम टेबल में एक बात जरूर ध्यान रखना, जो अमीशा ने पूछा उस पर मैं कहूं कि टाइम टेबल हमेशा 6+1 मॉडल का बनाना, ठीक है। 6+1, 6 क्या है? 6 है वर्किंग डेज, और बाकी लोगों के लिए 1 जो है वो हॉलीडे है, लेकिन तुम्हारे लिए हॉलीडे नहीं है। 1 है बैकलॉग डे, ठीक है। यानी जितना काम हफ्ते भर में यानी 6 दिनों में कहीं कहीं पिछड़ गया, होता ही है, सबके साथ होता है, ठीक है ना। बैकलॉग ही बता रहा हूं सिमरन, बहुत अच्छा बैकलॉग लग गए हैं बहुत सारे। हाँ, तो एक दिन उसके लिए तुम्हें संडे रिजर्व करके रखना कि जो भी बैकलॉग है उसमें मैं एक स्लॉट दिन का कोई भी अपने बैकलॉग के लिए रखूं या रखूंगी। तो उससे क्या होगा ना कि पिछड़ भी गए कहीं तो फिर एक दिन में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। चलो, तो हमारी इस कहानी का जो है ना एक और मोड़ आ गया इस कहानी में, और वो मोड़ जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत का जो संवैधानिक ढांचा है उससे संबंधित है, ठीक है। टाइटल आपका पहले पेज पर पड़ा हुआ है। अब प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से आप बहुत सारे एक्ट्स देख लेते हो, ठीक है, कि ये एक्ट है 1773 का एक्ट आया, 84 का एक्ट आया, फिर उसको रटने बैठ जाते हो। रटने से नहीं, अभी क्या करना है, अभी जो है ना आपको मेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पढ़ना है, समझ लेना है, ठीक है ना। मेन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना और समझना है। अब देखो, एक सवाल संवैधानिक ढांचे से संबंधित या भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित। यह हो सकता है कि भारत में संवैधानिक विकास ब्रिटेन के भीतर हुए राजनीतिक रस्साकशी या परिवर्तनों का प्रमाण है। क्या किया उन्होंने? भारत में संवैधानिक विकास ब्रिटेन में हुई रस्साकशी या राजनीतिक रस्साकशी का परिणाम है, ठीक है। वहां से हम जोड़कर सवाल बन सकता है, और यह सवाल ऐसा है कि कठिन सवाल अगर हम मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो सबसे पहले बात हम लोग वहीं पर शुरू करेंगे। अब देखो क्या होता है, ये कंपनी कब बनी? कंपनी बनी 1602 में, और 1602 में जो कंपनी हमारी बनती है इसमें कौन लोग हैं? जाहिर सी बात है कंपनी को स्थापित करने वाले। तो स्थापित करने वाले तो लोग कौन है? जिन्होंने कि इसका रेजोल्यूशन किया, यानी कंपनी बनाई, ठीक है। तो कंपनी बनाने वाले लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। पहले लोग तो वही होंगे जिन्होंने कंपनी बनाई। तो जिन्होंने कंपनी बनाई वो कौन होंगे? निदेशक, ठीक है, निदेशक होंगे। निदेशक यानी डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स के बाद में दूसरा जो महत्वपूर्ण हम कहें कि कॉम्पोजिशन है किसी भी कंपनी का, वो क्या होता है? शेयर बाजार सुनते हो तुम लोग, तो वही शेयर बाजार का मतलब शेयर धारक, ठीक है ना, शेयर धारक हो जाते हैं। और ये जो शेयर धारक है यही डायरेक्टर्स को चुनते हैं बाद में, ठीक है। तो ये जो शेयर धारक है ये जब डायरेक्टर्स को चुनते हैं तो एक नई बॉडी बन जाती है, और वो बॉडी कहलाती है क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनके अलग अलग नंबर होते हैं, इनकी संख्या भी देखेंगे हम लोग कि घटती बढ़ती रहेगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या, ठीक है। ये आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखनी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहां पर बन जाएगा। कंपनी की संरचना आप लोग समझते हैं, इन्वेस्टर्स, वेरी गुड, ठीक है, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बन गया, निदेशक बन गया, इनको शेयर धारक चुनते हैं। ये भी हम लिख लें, शेयर धारक डायरेक्टर्स को या डायरेक्टर्स का चुनाव करते हैं। अब चुनाव जो करने वाले लोग हैं कंपनी के जो निदेशक मंडल के लोग हैं, जाहिर सी बात है कि जरा तगड़े लोग होंगे, है ना, तगड़े लोग होंगे। अब इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें कंपनी बनाने वाले लोग तो वही है, सबसे बड़ी चीज तो हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो मूल लोग थे। फिर क्या हुआ? शाही घराने के लोग। बढ़िया कंपनी बन रही है, जा रहे हैं ईस्ट में व्यापार करने, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की, है ना, कोशिश वहां पे कर रहे हैं। और वहां पे भारी मुनाफा होने वाला, क्योंकि भारत बड़ा अमीर देश है और पूर्व के साथ व्यापार से ही जो है ब्रिटेन में समृद्धि आई है, यूरोप में समृद्धि आई है। तो उस वजह से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग चाहेंगे कि शेयर खरीद लो। यही तो होता है ना शेयर बाजार में, अरे भैया फलाने के शेयर बढ़ रहे हैं जल्दी से खरीद लो, फलाने के शेयर बढ़ रहे हैं जल्दी से खरीद लो, ये शोर मच जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए था? चार्टर, जिसका नाम सुनते हैं, चार्टर एक्ट लगातार आप 1853 तक सुनते रहेंगे। ये चार्टर चाहिए होता था किससे? महारानी से। और महारानी से चार्टर चाहिए तो भैया सोर्स तो होना चाहिए ऊपर तक। तो सोर्स लगाने के लिए उनके पास शाही घराने के लोग हैं, ठीक है ना। कुछ बड़े व्यवसायी हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी है उसमें कई सारी छोटी छोटी कंपनियों का भी मर्जर हो गया है, ठीक है। उस पूरी कहानी में आपको नहीं जाना, लेकिन छोटी छोटी कंपनियां आती हैं, चलो भैया हम अपनी कंपनी जो है मर्ज करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के भीतर और अपने उसमें से शेयर खरीद लेते हैं और हम डायरेक्टर बन जाएंगे। तो बड़े व्यवसायी उसके बीच में। और ये जो 3 लोग हैं ये सब क्या करते हैं? लॉबिंग करते हैं। लॉबिंग करेंगे कहां?
ब्रिटिश संसद, ठीक है, महारानी व सरकार पर प्रभाव बनाने की कोशिश ये लोग करेंगे। वजह क्या है कि भैया काम नहीं चल सकता। ये क्या हो रहा है, कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार का अधिकार दिया जाएगा। उसको कहते थे रॉयल चार्टर। ये तुम लोग खूब टर्म पढ़ते हो, रॉयल चार्टर। कंपनी को रॉयल चार्टर मिला 1602 में महारानी। क्या होता है रॉयल चार्टर, यहां पर आपको पता चलेगा। रॉयल चार्टर एक तरीके का महारानी का आज्ञा पत्र, महारानी का आज्ञा पत्र। आज्ञा दे रही है, जाओ करो व्यापार, और कोई नहीं करेगा, तुम ही लोग करोगे, ठीक है ना। बिल्कुल श्वेता, बहुत ही बढ़िया। तो चार्टर क्या होता था, चार्टर एक्ट्स आते थे। महारानी ने कहा कि ठीक है हम धप्पा लगाने तैयार है, जाओ करो व्यापार, और संसद से पारित करवाना पड़ता था, क्योंकि ब्रिटेन का, इंग्लैंड का ढांचा संवैधानिक ढांचा, तो संसद में उसको पास करवाया जाता था, भारत भेज दिया जाता था। तो ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ खेल बदल जाएगा। तो पहला पॉइंट आप लोग ये लिखिए, इसकी हेडिंग डालिए, ब्रिटिश राज का संवैधानिक ढांचा। पॉलिटी में बिल्कुल चार्टर एक्ट तुम लोगों ने पढ़ा होगा, हाँ बिल्कुल पढ़ा है, एकदम सही पीटी। सॉरी। तो ब्रिटिश राज का संवैधानिक ढांचा, इसके अंदर एक जो है पहला बुलेट पॉइंट लिखो, 1602 में 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी में एक निदेशक मंडल, ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक निदेशक मंडल बनाया गया। यह मंडल कंपनी के कामकाज के लिए, उत्तरदायी था। अगला पॉइंट, यह एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी या संयुक्त पूंजी कंपनी थी, जिसके शेयरधारकों के पास होते थे। कंपनी में क्या होता है, कुछ लोगों के पास बड़े बड़े शेयर होते हैं, 51% शेयर, और कुछ के पास दशमलव में शेयर होते हैं। ये होता है ना, बॉन्ड खरीद लो, शेयर खरीद लो। छोटे छोटे शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं वो बहुत छोटा छोटा पैसा लगाते हैं, दशमलव में पैसा लगाते हैं कंपनी के हिसाब से, और दशमलव में भी 4 जीरो लगाओ तब जाकर के बात बनेगी। तो छोटे शेयरधारक हैं और कंपनी के बड़े स्टेक होल्डर्स। ठीक, तो क्या हुआ कि शेयरधारकों के पास होते थे, ठीक है ना। शेयरधारक ही डायरेक्टर्स का चुनाव करते थे। बिल्कुल अमित, बिल्कुल, बहुत अच्छे बेटा। फिर गौरवशाली क्रांति भी हुई बाद में 1688 में, जिसने राजा को बिल्कुल संकेत मात्र बना दिया, प्रतीक बना दिया, सारी ताकत संसद के पास आ गई, इसलिए इंग्लैंड में संवैधानिक परंपरा मजबूत हो गई। ठीक है, अगला लिखो, शेयरधारक ही डायरेक्टर्स का चुनाव करते थे। अब इसमें अगला पॉइंट लिखो, ईस्ट इंडिया कंपनी में कंपनी के संस्थापकों के अलावा ब्रिटिश सांसद, ठीक है, यस, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। हाँ बेटा बिल्कुल बनाना है, ये फ्लो चार्ट तो साथ में बनाते रहना, ठीक है। ये फ्लो चार्ट तुमको ना, देखो है क्या कि कई बार स्टूडेंट्स जो है ना अपना टेक्स्ट अलग बनाते हैं, फ्लो चार्ट अलग बनाते हैं। तुम्हारे नोट्स की ब्यूटी है कि इसी में फ्लो चार्ट है और इसी के अंदर तुम्हारा लिखा हुआ भी है, इसी में तुम पीपीटी की डिटेल्स भी डाल रहे हो। वन कंसोलिडेटेड शॉट, एक साथ जो नोट्स बन रहे हैं ना, तो एग्जाम में जब तुम रिवीजन कर रहे होगे तब तुमको लगेगा अरे वाह, ठीक है, मजा आ गया। ऐसे समझो कि अगर तुमसे कहा जाता है कि चलो तुमको एक चंद्रमा दिखा दिया, एक फोटो में चंद्रमा दिखा दिया, फिर चंद्रमा हटा लिया, फिर दूसरी फोटो में पहाड़ दिखा दिया, पहाड़ हटा के अलग रख दिया, एक में सितारे दिखा दिए, पर जो है आपको नाव दिखा, नोट्स दिखा। ब्रिटिश सांसद व शाही घराने के लोग, इस पर बच्चे जब हम लोग वर्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब अमित बात करेंगे, ठीक।
अच्छा अभी हट जाऊं, ठीक है हमेशा हट गया, ठीक। शाही घराने के लोग तथा बड़े व्यवसायी हुआ करते थे। अगला पॉइंट लिखो, भारत एवं सुदूर पूर्व के देशों, भारत एवं सुदूर पूर्व के देशों का व्यापार बहुत फायदेमंद था, बहुत फायदेमंद था। इसलिए कंपनी ने शुरुआत से ही इस व्यापार पर एकाधिकार बनाया, जिसके लिए महारानी का आज्ञा पत्र, ब्रैकेट में लिखना रॉयल चार्टर, महारानी का आज्ञा पत्र ब्रैकेट में रॉयल चार्टर तथा ब्रिटिश संसद की मंजूरी मिलना जरूरी थी। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, आ गया EIC। देखो भाई, तब तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली जब तक कि कंपनी भारत में कर रही है व्यापार, ठीक है ना। व्यापार क्या काल है ये, 1608 से माने और 1757 तक और 1764 तक भी, ठीक है ना। ये जो पूरा कालखंड है, इस कालखंड में क्या कर रही है कंपनी, मूल रूप से व्यापारिक कंपनी है, मूलतः एक व्यापारिक कंपनी है। व्यवस्था चलती रही, कोई दिक्कत नहीं हुई, व्यापार कर रहे हो, जिसको भी व्यापार में मुनाफा चाहिए वो आ रहा है, शेयर ले रहा है। जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो आपत्ति उठा रहे हैं, लेकिन भाई ठीक है, सेटिंग है ऊपर ब्रिटिश संसद के अंदर, तो सब कुछ चल रहा था, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया को बिल्कुल श्वेता एकाधिकार मिला हुआ, कंपनी एक व्यापारिक कंपनी है। तो क्या हुआ, एकाधिकार किसी तरीके से बनाए रखा, ऐसा नहीं था कि खींचतान नहीं हुई, लेकिन व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। लेकिन भाई अचानक से जो है ब्रिटेन के अंदर, जिसको कहते हैं 1765 या 1757 से 65 या 64 का समय, ठीक है। तुम लोग जानते हो मैं क्यों लिख रहा हूं ये, 1757 प्लासी, 1764 बक्सर और 1765 में इलाहाबाद की 3 संधियां। जैसे ही ये समय तकरीबन 8 साल का बीता ब्रिटेन के अंदर, जिसको तुम लोग कहते हो ना कि सर वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, 1765 के बाद वक्त, हालात और जज्बात ब्रिटेन में बदल गए। लोगों ने कहा अरे यार ये क्या हुआ, व्यापार करने गए थे, राजा बन गए, राज्य बना लिया, थोड़ा भू राजस्व वसूल रहे, कठपुतली नवाब बना दिया, तुम्हारी ऐसी कैसी। एक तो ये आ गए वहां कंपनी से जलने वाले लोग, प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग। दूसरा क्या था, और ये गंभीर बात है, कि ब्रिटेन में लोगों का जो मतलब उनके अंदर जो लोकतांत्रिक मूल्य थे वो भी उसके ऊपर उत्तरदायी थे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, कंपनी बन गई राज्य, कंपनी राज्य की स्थापना हो गई। अब कंपनी राज्य की जब स्थापना हो गई तो ये जो प्रतिस्पर्धा है वो ब्रिटिश संसद के भीतर शुरू हो जाएगी, ठीक है। ब्रिटिश संसद के भीतर कंपनी समर्थक व कंपनी विरोधियों में संघर्ष शुरू हो जाएगा। अब वो कहेंगे भैया चार्टर दिया था व्यापार के लिए, राज्य बना लिया, अब व्यापार पर भी कब्जा है, राज्य पर भी कब्जा है, हाय हम यहीं रह गए, हमको दिया होता अगर ये काम तो हम भी कर लेते। कुछ लोग होते हैं ना जो बड़ा फूफा बनते हैं, अरे क्या काम किया, इससे बढ़िया काम हम करके दिखाते हैं। तो वहां टाइप के जो लोग बैठे हुए थे ना, उन्होंने कहना शुरू किया कि भैया ये तो काम इन्होंने किया, कोई अनोखा काम नहीं किया, ठीक है, हमको देते, हम भी कर देते। होता क्या, माँ बेचारी या पत्नी या बहन, ठीक है ना, स्त्रियां खाना बनाती, दुख इस बात का है कि लड़के तो जाएंगे नहीं, लड़का हमारा चाय बनाने के लिए नहीं पैदा हुआ, तो चाय पीने के लिए पैदा हुआ है, ठीक है ना। तो बेचारी लड़कियां बनाती हैं, औरतें बनाती खाना, मेहनत से खाना बना रही, इतनी गर्मी है, आज ही लिखा किसी ने, ठीक सर कितनी गर्मी हो रही, इतनी गर्मी हो रही, किचन में पंखा चला नहीं सकते, ठीक है, तो वहां पर आपका जो है गैस का चूल्हा जो है जल नहीं पाएगा, तो बिना पंखा बनाना। अब ये जो अभी मॉड्यूलर किचन आ गए हैं, एसी लगा हुआ है, उसी में खाना वाना बन रहा, तो एक अलग बात है, लेकिन ज्यादातर लोग जो समाज की सच्चाई है, ठीक, वो यही इतनी मेहनत से खाना बनाया, खाना खाने बैठे बेकार बना, मम्मी बेकार बना, आज अपनी बढ़िया नहीं बना, अरे यार तुम बना लेते, ठीक है ना, तुम बना लेते, तो अगर कोई कह दे ये कैसे बनाया, अरे हम इससे अच्छा बना सकते हैं 2 मिनट के अंदर, तो वही हाल हो रहा है। वहां पर क्या कह रहे हैं, हम इनसे अच्छा काम कर लेते। अब वहां पर ब्रिटिश संसद के भीतर झगड़ा शुरू, भयानक, और इसका जो टकराव है यही आगे चल करके संवैधानिक विकास बनेगा। लिखो जरा, लिखो ये अगला पॉइंट, 1608 से लेकर
1664 तक, ये जरूर बना लेना डायग्राम, अभी इसको और बनवाना है इसमें, ठीक है। 1608 से लेकर 1764 तक कंपनी मूलतः एक व्यापारिक निकाय बनी रही, निकाय बनी रही। तब तक कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार में, तब तक कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार में बड़ी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा, बड़ी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा, परंतु परंतु जब कंपनी 1765 के बाद द्वैध शासन की, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कर देती है, द्वैध शासन की स्थापना कर देती है, उसके बाद ब्रिटिश संसद के भीतर कंपनी समर्थक व कंपनी विरोधियों के बीच रस्साकसी शुरू हो गई, रस्साकशी शुरू हो गई, ठीक है, रस्साकशी शुरू हो गई। अब देखो क्या हुआ, ये रस्साकशी है किस चीज की? रस्साकशी ये है भाई, ये ब्रिटिश संसद जो बैठी हुई है, ठीक है, यूनियन जैक लगा, ठीक, इस ब्रिटिश संसद के अंदर है दो गुट, ठीक है, दो गुट है, दो प्रमुख जो गुट है, जो राजनीतिक गुट है, एक कहलाते थे विग, विग, और दूसरे कहलाते थे टोरी। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बता दूं तुमको, तुम लोग जो मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हो बच्चे, ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि आपके पास स्ट्रेंथ क्या आ रही है। कंसेप्चुअली तो पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को ना ऐसे उंगलियों पे बताओगे लोगों, उंगलियों पे, और मेन के अंदर, मेन एग्जामिनेशन के अंदर जब आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना जरूरी होता है सब्जेक्ट को समझ लेना, रट लेना नहीं, समझ लेना। समझने के बाद जब आगे बढ़ रहे होगे ना, रटंत विद्या अपने आप आ जाएगी, वो अपने आप सब कुछ कहानी में फिट हो जाएगा। इसलिए इस चीज का ध्यान रखो। मैंने केवल ये कहा कि ये तुम बाकी स्टूडेंट से बहुत आगे निकल गए इस तैयारी के साथ, ठीक है। इसलिए तुमको जो किताबों में भी नहीं मिल पाता, जो नहीं समझ पाते, आप एनसीईआरटी भी पढ़ोगे नहीं समझ पाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी बहुत डेंस लिखी हुई है, ओल्ड एनसीईआरटी लिखा सब उसमें है, लेकिन डेंस लिखा है, ठीक। वो आपके लिए नहीं लिखी गई थी, वो बच्चों के लिए लिखी गई। यूपीएससी में एमसीक्यूज होंगे, ये जो है एनसीईआरटी लिखने वालों को नहीं पता था, और ना उनको ये पता था कि यूपीएससी वाले इतना पढ़ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, वो बिल्कुल बेटा, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अमित, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। रिवीजन पर एक दिन बात कर लेंगे। हाँ, तुम लोग 10 इयर्स लगाओ पीवाईक्यू, बाकी हमारी क्लास में आपको एफवाईक्यू मिलते ही है ना, ठीक है। तो पीवाईक्यू करते रहो, पीवाईक्यू नेवर रिपीट्स, पीवाईक्यू कभी वापस पूछे यूपीएससी में नहीं जाएंगे, तो एफवाईक्यू करते रहेंगे हम लोग फ्यूचर, ठीक है। आज जो तुम्हारे ईयर्स क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दो दल है, एक है विग, एक है टोरी। सुजीत कह रहा है कि सर संसद बहुत अच्छी बनाई है, ठीक है, चलो बढ़िया संसद लग रही। एक विग है और एक है टोरी। अब विग क्या है? विग है हमारे उदारवादी, उदारवादी, संसद सर्वोच्च है, ये मानते हैं कि संसद सर्वोच्च है, संसद के हाथ में सब कुछ होना चाहिए। ये नहीं है कि जो है वहां भी झगड़ा चल रहा है ना, कुछ लोग कह रहे हैं यार संसद को इतना ताकत नहीं दी जानी चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, संसद क्या होती है? राजसत्ता, ठीक है, साम्राज्यवाद। तो जो टोरी है वो राजसत्तावादी है, राउंड के साथ ज्यादा रहते हैं कि राजा की ताकत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना, और ये साम्राज्यवादी भी है। विग जो है वो कहते हैं कि ईआईसी पर, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखो भैया, लगाम रखो इसके ऊपर, ठीक, ईआईसी पर नियंत्रण के पक्ष में। और ये कौन है? ईआईसी के समर्थक। इन्हीं के बीच में चल रही है रस्साकशी, कभी ये इनको खींचते हैं, कभी वो उनको खींचते हैं। तो अगला पॉइंट तुम लोग लिखो कि ब्रिटिश संसद के अंदर, बिल्कुल जब फिर डायग्राम बना के पढ़ते चले जाओगे ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर, तुम लोग खुद ही पढ़ाने लगोगे अगले साल से हिस्ट्री का। सौरभ सर से ना पढ़ो, हम ही लोग पढ़ा रहे हैं, हमको इतना बढ़िया समझ में है, ठीक है ना। पॉइंट लिखो, ब्रिटिश संसद के भीतर दो गुट हुआ करते थे, दो गुट हुआ करते थे, डैश लगाओ, लिखो विग और टोरी। विग उदारवादी थे, विग उदारवादी थे, और संसद की सर्वोच्चता में
और संसद की सर्वोच्चता में विश्वास रखते थे। संसद की सर्वोच्चता में विश्वास रखते थे। उनका मत था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण का मतलब संसद का नियंत्रण, ठीक है, संसद का नियंत्रण होना चाहिए। अगला पॉइंट देखो, जबकि टोरी राजसत्ता या राजतंत्र समर्थक अनुदारवादी, उदारवादी उसका उल्टा अनुदारवादी तथा साम्राज्यवादी थे, वे कंपनी की सर्वोच्चता के समर्थक थे। ठीक है, कंपनी की सर्वोच्चता के समर्थक थे। अब देखो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 65, और 65 के बाद एक जो कालखंड आता है 72 तक का, ठीक है, वो कहलाता है द्वैध शासन। यानी जब यहां पर रॉबर्ट क्लाइव आकर के एक शासन व्यवस्था बनाता है, वो शासन व्यवस्था क्या है, वो है द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन व्यवस्था, द्वैध शासन। और द्वैध शासन का कालखंड क्या है, 1765 में स्थापित हुई, 1772 तक चली। ठीक है, द्वैध शासन। तो हम यहां पर आपको बताते कि ये द्वैध शासन क्या था। जाहिर सी बात है, द्वैध शासन आपने इसको पहले से ही पढ़ रखा है, ठीक, और इस वजह से यहां पर एक हेडिंग डालो, द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन, और हेडिंग डाल के समझ लो इसको, फिर इतना स्पेस छोड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब आगे द्वैध शासन किसने बनाया, भारत में द्वैध शासन की स्थापना किसने की, एक FYQ हो गया तुम्हारा। ठीक है, सीधे सीधे रॉबर्ट क्लाइव ने की। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या बताया था आपको, कि पूरे प्रशासन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। वो एक हिस्सा जो था वो हमारा निजामत यानी प्रशासन था, निजामत यानी प्रशासन, ठीक है ना, और दूसरा जो हिस्सा था दीवानी यानी राजस्व। ये 2 हिस्सों में इसको तोड़ दिया। तो 2 हिस्सों में जब किसी चीज को तोड़ दिया तो क्या कहा, ये तो द्वैध हो गया, द्वैध टूट गई 2 हिस्सों में। ठीक है, स्लाइड 2 एक सेकंड रुको, ये वाली बेटा, ये वाली कोमल, या इसके भी पहले वाली, मुझे बताओ, ये वाली समझनी है या कौन, या ये वाली समझनी, मुझे बता दो। ठीक है ना, मैं ऐसे पूछ लूंगा कि जिस पे संसद बनी है वो वाली कि बगैर संसद वाली। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिर मैं समझा दूंगा। तो क्या हुआ, इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया, तो क्या उत्पन्न हो गया, द्वैध उत्पन्न हो गया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, द्वैध शासन। ये किसके पास गया, कहने के लिए नवाब के पास गया, लेकिन यहां पर भी अपना जो है एक नायब बना दिया नवाब का। ठीक, मोहम्मद रजा खान, उसको जो है निजाम का नायब या डेप्यूटी बना दिया। ठीक है ना, बिल्कुल सही मां, बढ़िया है, बिल्कुल बेटा, संसद वाली। ठीक है, अभी समझा। तो ये तोड़ दिया, यहां ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई और वहां पर नवाब को कठपुतली बनाया, लेकिन उसके नीचे एक आदमी बना दिया जो उसका आदमी था और वही राजा चलाता था। ठीक है, तो यहां पर दूसरी चीज जो आप समझ गए यहां कि एक निजामत या प्रशासन नवाब के पास है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी या वित्त के मामले आ गए। ये दीवानी दीवाना वाला मामला हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, और उस पर खूब बात भी कर ली है। अब क्या हुआ, कहने के लिए बंगाल बिहार उड़ीसा का प्रशासन नवाब के पास आ गया। नवाब जो है वो मुगल साम्राज्य के अधीन है, उसने अपने आप को अलग नहीं किया था बंगाल के नवाब ने, याद है ना, बंगाल के नवाब ने ये कभी नहीं कहा कि मुगल साम्राज्य से अलग है, तो वो मुगल बादशाह के अधीन। कोई स्टेटमेंट आ जाए कि द्वैध शासन के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है या गलत है, तो पहला रॉबर्ट क्लाइव हो गया, दूसरा निजामत के संबंध में देख लिया, दीवानी के संबंध में ये भी आप कह दोगे हाँ सही है। लेकिन जैसे ये कहा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य या ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य मुगल बादशाह के अधीन आ गया, आप कहोगे ये कहां से आ गया, मुगल बादशाह, इनका तो अभी तक कहीं पता ही नहीं था कहानी में। ये सच है, क्योंकि नवाब मुगल बादशाह के अधीन था, तो इन्होंने कहा कि अभी अगर हम राजा अपने को घोषित कर देंगे तो हमारे बहुत दुश्मन हो जाए, इसलिए चुपचाप मुगल बादशाह के तुम जो है अधीन काम करने लग जाओ। अंजलि, मैं बेटा कुछ पढ़ा रहा हूँ, फिर से कमेंट कर दो। ठीक है, फिर से कमेंट करो। तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट रूल। एक होता है सीधा शासन करना, लेकिन यहां सीधा शासन नहीं कर रहे हैं, ऐसे घुमा के कान पकड़ रहे हैं, उसको कठपुतली बना दिया और उसके ऊपर अपना आदमी बैठा दिया, वही आदमी राज कर रहा है, लेकिन कहने के लिए नवाब राज कर रहा है। तो अप्रत्यक्ष शासन है, और वो अप्रत्यक्ष शासन कौन कर रहा है, ये मोहम्मद रजा खान या रजा खान नायब है। ये तथ्य भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि रजा खान नाम का व्यक्ति नायब नाजिम बना, किसी भी दूसरे का नाम यहां पर रख सकते हैं, मीर जाफर, मीर कासिम, ठीक है ना, जो है अली मर्दान और तुम्हारा अमी चंद, कोई भी नाम रख देंगे और रजा खान का नाम रख देंगे। आपको याद रखना चाहिए द्वैध शासन में यह आया। ठीक है ना,
तो ये नायब नाजिम जो बनाया, यानी निजामत को संभालने वाला नाजिम, नाम समझ गए, निजामत को संभालने वाला नाजिम, और नाजिम के नीचे कौन, नायब नाजिम, और नायब नाजिम कंपनी का बंटा धार एकदम तय है। क्यों किया, ये बहुत महत्वपूर्ण, यही कहानी तो हम पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा डर ये लगा कि अगर हम कह देंगे कि भारत में राज्य बन गया, भारत में राज्य बन गया, ठीक है, अच्छा बिना संसद वाली, अभी समझाता हूं बेटा, ये एक बार खत्म कर लो, फ्लो में है तो खत्म कर लो, फिर वही वापस लौट चलेंगे। तो ये व्यवस्था ब्रिटिश हस्तक्षेप को टालने के लिए, ब्रिटिश संसद में जो चल रहा है वो भी हमने बात की, इनको पता था कि अगर हम सीधे सीधे राजा बन जाएंगे, नवाब बन जाएंगे, हाँ, तो संसद में हंगामा होगा, इसलिए द्वैत शासन जो है संसद के हंगामे को टालने के लिए हुआ। दूसरी चीज ये लगी कि अगर हम राजा बन गए तो यूरोपीय और भारतीय सब एक साथ आकर के हमको पीटने लग जाएंगे, फायदा तो हो ही गया, राजस्व कंपनी के पास आ ही गया, भारतीय भू राजस्व से कंपनी माल खरीदे गई, ये सब तुम पढ़ चुके हो, कितना आसान होता चला जाता है, देखो वही कहानी तो है। और भारतीय व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार है ही है, कर देना नहीं है, निजी अधिकारी भी अपना व्यापार कर ले रहे हैं। तो ये द्वैत शासन की व्यवस्था चल रही है। अब जरा मैं एक बार वो दोनों स्लाइड जल्दी जल्दी से समझा देता हूं। देखो बेटा, मैंने इसमें समझाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1602 में बनी, कंपनी बनी तो कंपनी में होते हैं निदेशक, डायरेक्टर्स, आज भी यही होता है, कंपनी बनाओगे तो उसमें निदेशक या डायरेक्टर्स बनेंगे। दूसरे होते हैं शेयरधारक, जो इक्विटी होल्डर्स हैं, निवेश करने वाले लोग, कुछ बड़े निवेशक और छोटे निवेशक, शेयर का एक मूल्य होता है, उस मूल्य के शेयर खरीदने वाले शेयरधारक बन गए, तो कंपनी ऐसे बनती है। जब ये डायरेक्टर्स हैं, उनसे बनता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, सारे डायरेक्टर्स को मिला करके एक जो है छोटी सी बॉडी बनती है जिसको कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कौन चुनता है, शेयरधारक, जिनके पास शेयर है वो वोट डालेंगे और इनको चुनेंगे, ठीक है। अभी बताता हूं श्रद्धा, ठीक है। हाँ, नाजिम, ठीक है ना, निजामत, निजामत कहते हैं श्रद्धा प्रशासन को, तो निजामत में उसको जो पद है वो नाजिम का पद है। तो जो निजाम तुम समझते हो निजामत से आया, नाजिम भी आया, तो एक तरीके से ये नाजिम प्रशासन संभालने वाला। नायब नाजिम, नायब होता है नायब, जब तुम लोग अभी सफल हो जाओगे तो तुमको नायब जो है समझ में आ जाएगा। अभी दिखाता हूं बेटा, ठीक है शीतल, अभी दिखाता हूं, वहीं वापस लौट रहे हैं। तो ये श्रद्धा क्लियर हो गया, नाजिम यानी प्रशासन संभालने वाला, नायब नाजिम यानी प्रशासन संभालने वाले का डेप्यूटी। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने वाले लोग हैं, शाही घराना यानी राज परिवार के लोग, महारानी के चाचा, फूफा, ताया, भतीजा, भतीजी, ये वो दिस दैट सब इसमें आ गए, और बड़े बड़े कुछ व्यवसायी आ गए जिन्होंने अपनी कंपनी को मर्ज कर दिया, ठीक है ना। स्वीटी बात करेंगे, ज्ञानेश कुछ और जो लिख रहा है बढ़िया लिख रहा है, लेकिन अभी इस पर बात नहीं करनी। तो ये क्या हुआ, इनका उद्देश्य क्या है कि ब्रिटिश संसद पर प्रभाव रखो, महारानी पर प्रभाव रखो और सरकार पर प्रभाव रखो, इसलिए क्योंकि इनको चाहिए रॉयल चार्टर। रॉयल चार्टर क्या होता था, रानी कहती थी कि जा भाई 20 साल के लिए तुमको हम व्यापार करने की अनुमति देते हैं पूरब के साथ। रानी अगर व्यापार नहीं की अनुमति नहीं देगी तो ये जो पीछे पीछे सेना आती है वो नहीं जाएगी ना, खाली कंपनी को आना पड़ेगा। फिर जब शाहजहां औरंगजेब तब मारेंगे गिरा गिरा के, तो कौन बचाएगा, बचा तो ब्रिटेन ही रहा ना। तो सब कुछ कहानी ब्रिटेन से चल रही। अब इस कहानी के बाद आ जाते हैं अगले पर, ठीक है। यह व्यवस्था चलती रही जब तक कंपनी एक व्यापारिक कंपनी केवल व्यापार कर रही है, तब तक ये चलता रहा। वो काल क्या है, 1757 तक, यानी प्लासी का युद्ध, 1764 यानी बक्सर का युद्ध, तब तक एकाधिकार बना। लेकिन जब कंपनी 1765 के बाद राज्य बना ली, तब हो गया जो है पेट में दर्द, और ब्रिटेन संसद के अंदर कंपनी के समर्थक और कंपनी के विरोधी आपस में लड़ने लग जाएंगे। फिर मैंने कहा कि ये लड़ कौन रहा है, ब्रिटिश संसद है, और ब्रिटिश संसद के अंदर दो गुट है, एक गुट कहा जाता है विग, दूसरा गुट कहा जाता है टोरी। विग क्या है, उदारवादी है, उनके लिए संसद सर्वोच्च है, संसद ही सबसे ताकतवर होनी चाहिए। वो क्या कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखो। और टोरी जो राजतंत्र या राजसत्ता के समर्थक हैं, जो संसद में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते, साम्राज्यवादी हैं, वो कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमें जो है नियंत्रण नहीं रखना चाहिए, उसे छूट देनी चाहिए ताकि वो शासन बढ़िया से चलाए। इसी पृष्ठभूमि में हमने द्वैध शासन की बात की। इसी पृष्ठभूमि में कहा कि 65 के बाद 1772 तक जो शासन चला उसे द्वैध शासन की व्यवस्था कही जाती है, ठीक है। ये बात आ गई, चलो समझ में आ गया। हाँ, ये बढ़िया सवाल सुमित ने कहा। देखो यहां संसद जो है, जो ब्रिटेन की संसद है, वो अभी भी संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। ये तुमने पॉलिटी में पढ़ा हो शायद, संवैधानिक राजतंत्र। वहां अभी भी राजा है प्रतीक के तौर पर, ठीक है, राजा अभी भी प्रतीक के तौर पर सबसे ऊपर बैठा, जैसे अपने राष्ट्रपति। तो वैसे ही जैसे संसद का कोई भी कानून राष्ट्रपति के पास जाएगा ना सिग्नेचर के लिए, वैसे ही क्या होगा कि कोई भी संसद का कानून ब्रिटेन में राजा के दस्तखत के लिए जाएगा, इसलिए रानी से परमिशन लेनी पड़ती। 1765 में अंजलि इलाहाबाद की संधियां हुई ना, 64 में बक्सर की लड़ाई हुई और अंग्रेज जीत गए। जब जीते तो बक्सर की के बाद में इलाहाबाद की संधियां। तो 65 से एक जो शासन यहां स्थापित किया गया उसको द्वैध शासन कहते हैं, ठीक है। और मैंने फिर ये द्वैध शासन की आपको के बारे में बताया कि ये द्वैध शासन, ठीक। इसको जरा लिख लो 30 सेकंड्स में, जो नहीं लिख पाया फिर आगे बढ़ेंगे। कोशिश किया करो कि स्लाइड समझाते समझाते ही लिख डालो, नहीं लिखते हो तो ऐसे 30 सेकंड 1 मिनट में दे दूंगा। कमेंट्स पढ़ता रहा। बिल्कुल वैसे ही ज्ञानेश, हाँ थैंक यू कोमल। नासिम खुराना कहानी तो बताई ही नहीं है, मतलब थैंक यू। मजा आना चाहिए किसी भी काम में,
दोहरा शासन में एक आदमी है तुम्हारा ना, कौन? रॉबर्ट क्लाइव। अभी तक तो क्लाइव हमको हीरो दिख रहा है, क्लाइव, लेकिन यही क्लाइव अभी हमको विलेन की तरह दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक, प्लासी प्लंडर, प्लंडर का मतलब क्या होता है? लूट, प्लासी की लूट। ठीक, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, ठीक, लोगों के ऊपर, और घूसखोरी। ठीक है, घूसखोरी, ऐसे तमाम जो आरोप हैं वो हमारे क्लाइव के ऊपर लग गए द्वैध शासन के दौरान। कहा गया कि भैया इन्होंने तो बहुत ही ज्यादा अति कर दी भारत के अंदर। और जब पहली बार ये क्लाइव बना शासक, मतलब अपरोक्ष रूप से, सीधे तौर पर तो नहीं बना, उसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश संसद में अब शुरू हो गया घमासान, क्योंकि जो समर्थक बनाम विरोधी जो बैठे हुए थे वो आपस में आकर के अब भिड़ जाते हैं, बुरी तरीके से भिड़ जाते हैं। ठीक है, बुरी तरीके से भिड़ जाते हैं। अपराजिता, नाजिम, नायब नाजिम क्या है? मैंने कहा निजामत, निजामत क्या है? ये तो लिख लेना, प्रशासन। नाजिम की जो पोस्ट है, नाजिम क्या है? एक पद है, ठीक है, पद है, और वो पद क्या है? प्रशासन संभालने वाला, प्रशासन संभालने वाला। ठीक है, और जैसे तुम्हारे यहां एडीएम है अभी ना, तो उसी तरीके से जो डेप्यूटी होता है, कमिश्नर हुआ, डेप्यूटी कमिश्नर हुआ, तो ये जो डेप्यूटी है वो है नायब। ठीक है, डेप्यूटी, और नाजिम की मदद करने वाला नायब नाजिम। ठीक है, नायब नाजिम, इस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो। अपने स्पीड से, ऐसा देखो बेटा, अपनी स्पीड से फिरदौस करो काम। पीपीटी आपको मिल जाती है, जहां छूटेगा वहां पर उसको डाल देना, जल्दी जल्दी नहीं भागना, अपनी स्पीड से चलना है। ठीक है, सोनाली ने 1943 के अकाल की फोटो देख ली मेरे हिसाब से। ठीक, भ्रष्टाचार के बाद अत्याचार, घूसखोरी, ये सारे आरोप लग गए। तो क्लाइव का जो शासनकाल था वो बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट शासनकाल निकल गया। और उसी तरीके से भाई एक है तुम्हारा वॉरेन हेस्टिंग्स, जो आएगा बाद में, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये वॉरेन हेस्टिंग्स जो है उसके ऊपर भी इसी तरीके के आरोप लगेंगे, भयानक आरोप। तो इन दोनों का जो शासनकाल है, उस शासनकाल ने संसद में खींचातानी शुरू कर दी। तो पहला पॉइंट लिखो, द्वैध शासन के दौरान, द्वैध शासन के दौरान क्लाइव का भ्रष्टाचार, इतना हेडिंग डालो। द्वैध शासन के दौरान क्लाइव का भ्रष्टाचार। ठीक है, ये हेडिंग बन गई, हेडिंग बन गई। देखो पहला बुलेट पॉइंट, प्लासी व बक्सर के बाद, प्लासी व बक्सर की लड़ाई के बाद, ठीक है, प्लासी व बक्सर के बाद सदर भी होता है शाहीन, बिल्कुल बिल्कुल अंजलि। हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था, क्लाइव नहीं था, अभी कोई गवर्नर जनरल नहीं है। ठीक है, गवर्नर है प्रेसिडेंसी का, उसमें नहीं जाना। देखो, प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद क्लाइव ने बंगाल को बुरी तरह लूटा, बुरी तरह लूटा। पूर्णविराम, इसे ब्रिटेन में प्लासी प्लंडर कहा गया, इसे ब्रिटेन में प्लासी प्लंडर कहा गया। ठीक है, क्लाइव ने बंगाल से लूटे गए धन, बंगाल से लूटे गए धन का ब्रिटेन में गलत उपयोग किया, गलत उपयोग किया। ठीक है, गलत उपयोग किया। नवाबों की तरह, नवाबों की तरह शानो शौकत, शानो शौकत, नवाबों की तरह शानो शौकत की जिंदगी जी, और संसद के अंदर सांसदों को पैसे के बल पर खरीद लिया, सांसदों को पैसे के बल पर खरीद लिया। ठीक है, इस वजह से कंपनी के आलोचकों ने कुछ सांसदों को नवाब एमपीज कहना शुरू किया, नवाब एमपीज कहना शुरू किया। प्लंडर बेटा ब्रैकेट में लिखा हुआ है लूट। ठीक है, प्लंडर का मतलब होता है
लूट। ठीक है ज्ञानेश, करेंगे बात, अभी तो आ ही रहे हैं आगे ना, इन्हीं सब पर आ रहे। ठीक है, इसको खत्म करना है पहले। द्वैध शासन तो बेटा अभी समझाया कोमलना, दोहरा शासन हो गया, निजामत और दीवानी। ठीक, बिल्कुल बढ़िया छोटा। तो ऐसे सांसदों को नवाब एमपीज कहकर पुकारा या कहा जाने लगा। संसद में एक गुट बन गया, या संसद में कंपनी समर्थक एक गुट बन गया, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्ट कहा जाने लगा, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्ट कहा जाने लगा। एमपीज बेटा वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना, वहां भी वही एमपीज होते हैं ना, अपने यहां जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये क्लाइव सबको घूस दे करके अपने पक्ष का काम करवाता था। ले बेटा पैसा बहुत है मेरे पास, तेरे को चिंता नहीं करना, बहुत लूट के लाया मैं, ऐसा करके उसने क्लाइव ने सारे एमपीज खरीद लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्ट। ब्रिटेन में लोग घबरा गए कि बाप रे बाप इतना पैसा, ठीक है इतना पैसा लेके आ जाइए, तो सबकी आंखें बढ़ गई। तो कुछ लोग तो गए बिक, और कुछ लोग जो सिद्धांत वाले थे उन्होंने करना भाई ये पैसा अगर ऐसे ही कंपनी लाती रही तो एक दिन ब्रिटेन की संसद भी कंपनी खरीद लेगी, इतना पैसा है हिंदुस्तान में। तो घबरा गए, ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्ट लॉबी बन। लिखो अगला पॉइंट, इन आरोपों के चलते क्लाइव के विरुद्ध 1772-73 में एक जांच बैठी। 1772-73, ठीक है, ब्रिटिश संसद में एक जांच बैठी। क्लाइव ने अपना बचाव करते हुए, अच्छा ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्ट एक गुट बन गया जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्ट कहते थे। ठीक, लिखो 1772-73 में क्लाइव के विरुद्ध एक जांच बैठी, जिसमें क्लाइव ने एक बेशर्मीपूर्ण वक्तव्य दिया। बेशर्मीपूर्ण वक्तव्य दिया, इतना बेशरम है, सोचो इतना पावर है, पावर का एरोगेंस होता है। पावर जब आती है ना एरोगेंस आ जाता है उसी से। ठीक है, पावर एरोगेंस आ गया। अभी बेटा आएंगे जो एक्ट्स है ना वो तो तुमको वैसे ही दिखाऊंगा, अभी तो केवल समझा रहा हूं और समझाने वाली चीजें केवल लिखवा रहा हूं। जो तुम्हारे मेयर फैक्ट्स है जिसको कहते केवल तथ्य ही तथ्य है, उनको तो वैसे ही बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, लिखो इसको लिख लो, जांच बैठी, बेशर्मीपूर्ण वक्तव्य दिया। ठीक है, डैश डैश लगाओ और कोट अनकोट लिखो, कोट अनकोट इसको कहते हैं ना, इन्वर्टेड कॉमा जो लगाते हैं, डैश लगाओ इन्वर्टेड कॉमा शुरू। मैं आश्चर्यचकित हूं कि मैंने और अधिक क्यों नहीं लूटा। ठीक है, क्लाइव बचाव कर रहा है, भाषण दिया और भाषण में एकदम बेशर्मी बतला रहा है, मुझे आश्चर्य कि मैंने और अधिक क्यों नहीं लूटा। और मजेदार बात देखो कि ऐसे भाषण के बीच पैसे के बल पर क्लाइव के खिलाफ जांच जो है वो टाइम फिस, कुछ नहीं हुआ उस जांच में, एकदम बरी। ठीक है, लिखो कि इस जांच में क्लाइव बरी हो गया। ठीक है, बरी होने का मतलब होता है उस पर कोई अभियोग सिद्ध नहीं हुआ। इस जांच में क्लाइव बरी हो गया और बाद में उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली। सुनो बेटा, गलत काम करने वाला आदमी, मेरी इस बात को कान खोल के सुन लेना, तुम लोग बनने जा रहे हो प्रशासक, बहुत पावर है। तब जहां से तुम शुरू करोगे ना, जिले के अंदर राजा, अभी भी हमने बना के रखा राजा, और जब पावर आ जाती है तो पावर के साथ एरोगेंस भी आता है, तो आप और गलत काम करते हो। एरोगेंस के बाद में ना सबसे बड़ी चीज, जब आप गलत काम करते हो, जब आप जो है भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा कर लेते हैं, जब आप किसी के ऊपर अत्याचार कर लेते हैं, जब सही गलत काला सफेद सब कुछ कर लेते हैं, तो क्या होता है अरुण, इससे ज्यादा गहराई से बेटा जीएस में नहीं पढ़ना है, इससे ज्यादा गहराई से पढ़ना है जब तो ऑप्शनल अगर होगा तो ऑप्शनल की क्लास में गहराई से पढ़ना। यहाँ जनरल स्टडीज इतने से क्लास आने, अभी पहले थोड़ा सा गहरी हो गई कि कठिन सवाल जो है ना इसी से आ जाएंगे, इससे ज्यादा अंदर नहीं जाना है बेटा। ठीक है, ये तुम्हारे हित में नहीं है, जीएस की पढ़ाई ऑप्शनल करोगे बढ़िया से खेल लेंगे। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि गलत काम करने वाले आदमी को सबसे ज्यादा कष्ट जानते हो कब होता है, जब वो रात में अपने बिस्तर पे जाता है, आंखें खुली है, दिन भर के पाप पीछा कर रहे हैं। ठीक है, पाप पीछा कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन होता चला जा रहा है, एंजाइटी होती चली जा रही। तो क्लाइव को क्या हुआ, क्लाइव को डिप्रेशन हो, क्लाइव खाने लगा अफीम और तमाम तरीके की बीमारियां भी इसको बन गई। उन बीमारियों से फ्रस्ट्रेट होकर इसने चाकू से अपना गला काट लिया था। ठीक है ना, ठीक है ना, यहां पर यह ध्यान रखना कि क्लाइव की आत्महत्या जो है वो एक तथ्य हो सकती है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में। तो ये कहानी आपने लिख ली कि भैया क्लाइव के ही समय से गड़बड़ हो गया। अमन कंपनी राज की स्थापना, बेटा अमन याद करो 57 में क्या हुआ था, पीछे की स्लाइड्स में जाना, अपने नोट्स में जाना, 57 में क्या हुआ था, फिर 64 में क्या हुआ था, फिर 65, तो तुमको पता चल जाएगा कि पूरी कहानी ये क्या थी। ठीक है, चलो अब देखो, झगड़ा नहीं शुरू होना चाहिए, मैं देख रहा हूं झगड़ा होना शुरू हुआ है, ज्ञानेश पापा सब लोग। ठीक है, प्रियांशु करेंगे बात बेटा, इस पर भी बात करेंगे। अब देखो कहानी क्या बन गई, यहां पर हमारा आ गया पहला एक्ट, संसद में हो गई लड़ाई,
72-73 में जांच बैठी, क्लाइव बरी हो गया, लेकिन वहां पर एक बात की सहमति बन गई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हम भारत के अंदर खुला नहीं छोड़ सकते। संसद का कुछ ना कुछ तो रेगुलेशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो नियंत्रण होना चाहिए। क्या होता है, तुम लोग कहते हो पंखे में रेगुलेटर होता है ना, उसका मतलब होता है नियंत्रण। एक पे पंखा चलाएंगे, दो पे पंखा चलाएंगे, तीन पे चलाएं, चार पे चलाएं, पांच पे चलाएं, ठीक है ना। सो रेगुलेटिंग अपने आप से कंट्रोल कौन करेगा, ब्रिटिश संसद करेगी। अब कंपनी के राज को ब्रिटिश संसद कंट्रोल करेगी और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये पहला एक्ट है जो आप जानते हो, एकदम सिंपल सी बात है, पहला महत्वपूर्ण ब्रिटिश संसदीय कानून। और इसने क्या किया, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य अथवा असत्य है, ऐसे एकदम सिंपल से फैक्ट्स आएंगे और बहुत कॉमन सेंसिकल, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक। तो द्वैध शासन समाप्त हो गया और कंपनी का जो भारतीय राज्य है, क्योंकि कानून बना दिया संसद में, यानी संसद ने, ब्रिटेन ने उसको मान्यता प्रदान कर दी, ठीक है। इस राज्य की जो बागडोर है वो कंपनी के हाथ में रहेगी और कंपनी को कर दिया गया सेंट्रलाइज, केंद्रीकृत। इसकी 3 प्रेसिडेंसी होती थी, 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल, बंबई और मद्रास, तीनों का केंद्रीकरण कर दिया गया, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल था वो बन गया, जो गवर्नर हुआ करता था बंगाल का, उसको कहने लगे गवर्नर जनरल। इन दोनों फैक्ट्स को साथ में मिला करके पढ़ना है कि सबको क्या कर दिया, कंट्रोल एक साथ ले आए तीनों को, यानी बंगाल, बंबई, मद्रास, हमने प्रेसिडेंसी पढ़ी थी ना, तीनों को एक साथ यहां पर वो ले आए और गवर्नर जनरल बन गया। जब हम कंपनी की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि कंपनी की सारी व्यवस्था कौन देखता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें किसके लोग बैठेंगे, इससे बहुत फर्क पड़ेगा ना। अगर ब्रिटिश कंपनी समर्थक बैठेंगे तो कंपनी का फायदा, अगर कंपनी के विरोधी भी घुसा दिए जाए संसद से तो थोड़ा सा तो कंपनी को कंट्रोल किया जा सकेगा। तो क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में परिवर्तन कर दिया गया, केवल इसलिए कि कंपनी की जरा ना नकेल कसी जा सके। कार्यकाल बढ़ाया 1 वर्ष से 4 वर्ष, डायरेक्टर की संख्या बढ़ाई 24 कर दी और यह कहा कि अगर कोई भी 1000 पाउंड के शेयर खरीदता है तो उसको वोट देने का अधिकार हो जाए, यानी डायरेक्टर्स के चुनाव में। अब क्या है, हजार पाउंड दे करके खूब लोगों को शेयर होल्डर बनवाया, कंपनी विरोधी लोगों ने भी, तो अपने लोग कंपनी के अंदर घुसने की कोशिश है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में, यह परिवर्तन का प्रयास, ठीक है। तो ये क्या हुआ जो मैंने अभी बता दिया कि बंगाल प्रेसिडेंसी अब हो गई सर्वोच्च, जहां गवर्नर जनरल आ गया, बंबई मद्रास उसके अधीन आ गए और एक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी बना दी। ये तथ्य ऐसे हैं जो दिमाग में रखने हैं तुमको, जो पूरी लड़ाई हम दिखा रहे हैं उसके बीच में। एक महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 1773 के एक्ट में कहा गया कि की जाएगी। फैक्ट थोड़ा सा देख लो, 73 में रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि स्थापना की जाएगी, बना कब, 1774। तो तथ्यों के हल्के से घुमाव में आपको जो है कंफ्यूज नहीं हो। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने, एलिजा इम्पे, अंग्रेजी कानून लाए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के मामले सुने जाएंगे। ये एक ब्रीफ समरी है, इससे ज्यादा तुमको गहराई में नहीं उतरना है एज फार एज फैक्ट्स आर कंसर्न। तथ्यों की जब भी बात आ रही है बहुत ही सिंपल सवाल आ रहे हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना कि 2013-14 के बाद कुछ एक सवाल कभी कभी बहुत अनकन्वेंशनल हमेशा आते थे, अभी भी आ रहे हैं, लेकिन सवाल बहुत गहराई से नहीं आ रहे, सवाल बहुत ही जर्नलिस्टिक आ रहे हैं जिसमें कि ट्विस्ट बहुत हो रहा है और थोड़े से भी ट्विस्ट से, स्पिन से, स्विंग से आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए इसका ध्यान रखना। एक एक्ट जो केवल और केवल न्यायिक प्रशासन से संबंधित था, सुप्रीम कोर्ट बन गया था ना, तो अब न्याय व्यवस्था के बारे में एक एक्ट लाया गया कि भारत का शासन कानून से चलना चाहिए। तो न्याय प्रणाली पर बातचीत हुई, आपको ध्यान रखना है, ऐसे लिख देंगे इनमें से कौन सा एक्ट केवल न्यायिक प्रशासन से संबंधित था, 1773, 1781, 1784 और 1793। तो कंफ्यूज नहीं होना, न्यायिक प्रशासन से संबंधित 1781। अब यहां पर हुआ क्या, जब 1773 का एक्ट बना, एक्ट में यहां पर गवर्नर और गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल कौन बना, भेजा गया वॉरेन हेस्टिंग्स को। उम्मीद यह की गई कि क्लाइव वाली कहानी नहीं दोहराई जाएगी, तो भेजा गया हेस्टिंग्स को। बहुत महत्वपूर्ण जो है इसकी पोस्टिंग। संसद को लगा कि हमने तो रेगुलेट कर लिया, नियंत्रण में ले लिया, तो नियंत्रण में लेने के बाद हेस्टिंग्स तो कम से कम ठीक ठाक काम करेगा, डर के काम करेगा, लेकिन मामला पलट गया। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक हेडिंग डालो, वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो ये ऐसे सवाल आएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। मैंने बताया बड़ी उम्मीद से इसको भेजा गया, कहा गया कि अब रेगुलेटिंग एक्ट से इसको भेजा जा रहा है तो ये थोड़ा सही से शासन चलाएगा। लेकिन ये आदमी भी थोड़ा भ्रष्ट नहीं, भ्रष्ट इस तरीके से निकला कि इसने क्लाइव की तरीके से नहीं लूटा, लेकिन 4-5 ऐसे बड़े मामले हो गए जिन मामलों की वजह से क्लाइव जो है, वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत ज्यादा बदनाम हुआ ब्रिटेन के अंदर, ठीक है ना। 4-5 मामले थे और वो 4-5 मामले किसी न किसी राज्य से संबंधित थे कि किसी राज्य के खिलाफ युद्ध करेगा, किसी राजा से जबरदस्ती कर की वसूली करेगा, अवध की जो बेगमें थी
उनसे खजाना लूट लिया, मतलब उनके ऊपर उनकी बड़ी बेइज्जती की, उन पर बड़ा अत्याचार किया। क्यों? क्योंकि क्लाइव तो बहुत अमीर होकर चला गया था। हेस्टिंग्स को लगा अबे सुने थे कि यहाँ की पोस्टिंग में बहुत पैसा है, लेकिन जब हम यहाँ आए हमको उतना पैसा नहीं दिख रहा, तो हमको लूटना है। अवध की बेगमों के ऊपर इसने अत्याचार किया। और इसी के समय में एक जो है प्रशासन को लेकर के मतभेद हुए, एक जमींदार की बड़ी बेइज्जती हुई और उस जमींदार को हिरासत में ले लिया गया। बहुत तरीके के गड़बड़ काम इसके समय में हुए। तो पहली बार क्या हुआ, क्लाइव के समय में भी कोशिश हुई थी, लेकिन पहली बार इसके ऊपर ब्रिटिश संसद में एक कार्यवाही हुई, जिस कार्यवाही को तुम लोगों ने पॉलिटी में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। और वो जो कार्यवाही है वो कहलाती है महाभियोग। महाभियोग, ये ध्यान रखना है कि सीधा सवाल पूछ देंगे कि निम्न में से किस एक जो है ब्रिटिश अधिकारी या गवर्नर जनरल के ऊपर ब्रिटिश संसद के भीतर महाभियोग चलाया गया। ठीक है, बिल्कुल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा अधिकारी है गवर्नर जनरल। महाभियोग, ठीक, कंफ्यूज नहीं करना है। अगर वहां पर क्लाइव का भी नाम होगा तो आपको ये नहीं सोचना है कि अच्छा क्लाइव का ही मामला रहा होगा। ठीक है, तो 1773 एक्ट के बाद आपने हेडिंग डाली वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग की प्रक्रिया। पहला बुलेट पॉइंट लिखो, 1773 के एक्ट के बाद, 1773 के एक्ट के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद में इसका कालखंड लिख देना 1773 से 1785। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। ध्यान रखना अभी भी भारत का गवर्नर जनरल नहीं है, बंगाल का गवर्नर जनरल है। और ज्ञानेश जो तुम कह रहे थे कि आखिरी गवर्नर जनरल बंगाल का है, वो कैसे कह रहे हो? ध्यान रखो, पहला भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनेगा आगे चल के 33 में? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके पहले जितने आए हैं वो सब के सब बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, चलो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। ब्रिटिश संसद को आशा थी या उम्मीद थी, ब्रिटिश संसद को उम्मीद थी कि रेगुलेटिंग एक्ट से भारत में कंपनी राज को थोड़ा नियंत्रित और बेहतर बनाया जा सकता है। परंतु हेस्टिंग्स का काल भी अत्यंत विवादित रहा। केवल यही लिखना, इसी कंटेक्स्ट में लिखना और कुछ नहीं लिखना है। अत्यंत विवादित रहा और पहली बार ब्रिटिश संसद में कंपनी के किसी गवर्नर या गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया। भाई तुम लोगों को मना कर रहे हैं तब भी तुम लोग झगड़ा बहुत कर रहे हैं, है ना? अरे कोई बात नहीं, आपस में मत कर लड़ाई, ठीक है, लड़ लेना, बाद में लड़ लेना, कोई पर्सनल ग्रुप बना के लड़ना, टीचर के सामने लड़ना जरूरी नहीं है। कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाएगा, ठीक। चलो ध्यान दो और चीजें छूट जाएंगी। वो और महाभियोग लगाया गया। महाभियोग की प्रक्रिया है और वो पॉलिटी में तुम लोगों ने जरूर पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो पढ़ोगे, तो महाभियोग पे नहीं जाएंगे। बस इतना समझ लो कि सार्वजनिक जीवन में, संसदीय जीवन से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के लिए इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है ना, उसकी बेइज्जती नहीं हो सकती। महाभियोग लगा दिया गया, इससे मतलब क्या ही कहेंगे, एकदम बेइज्जती। तो अब लिखो कि मूल रूप से महाभियोग में 5 आरोप लगाए गए। मूल रूप से महाभियोग में 5 आरोप लगाए गए। केवल डैश लिखना, पहला लिखो, डैश लगा करके पहला लिखो रोहिल्ला युद्ध। क्यों, उसमें क्या कहा गया? रोहिल्ला युद्ध, डैश लगाओ, लिख लो अनावश्यक हिंसा। इन्होंने क्या किया? अवध के साथ मिलकर के रोहेलखंड यानी रोहिल्लों पे हमला कर दिया। कोई जरूरत नहीं थी, बेचारे रोहिले पहले घुटना टेके बैठे थे, लेकिन अवध के साथ झगड़ा होता था। इन्होंने अवध से कहा कि झगड़ा कर लो, थोड़ा हिस्सा तुम रख लेना, थोड़ा हम, और हम लूट लेंगे। तो उन्होंने लूट लिया। तो रोहिल्ला युद्ध, आगे डैश लगाओ अनावश्यक हिंसा। दूसरा अगली लाइन में लिखो बनारस के राजा चेत सिंह से जबरन कर वसूली। ठीक है, बिल्कुल गुंजेश, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी अधिकारी पर पहली बार महाभियोग लगा है। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है, गवर्नर जनरल तो है ही है पहला। दूसरा लिखा बनारस के राजा चेत सिंह से
जबरन कर वसूली। तीसरी लाइन पे लिखो, अवध की बेगमों से, अवध की बेगमों का खजाना, खजाना एवं संपत्ति की लूट। ठीक है, संपत्ति की लूट। अवध की बेगम में खजाना बेचारी बचाए बैठी थी, उसको भी इसने लूट लिया। ठीक है ना, आदेश सर ने पढ़ाया है, बहुत ही बढ़िया, इंपीचमेंट के बारे में। ठीक, अगला लिखो, सर 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 वाला। ठीक है, सर पीजेंट फ्रांसिस विवाद, सर पीजेंट फ्रांसिस विवाद, ऐसे लिखो, सर पीजेंट फ्रांसिस विवाद, डैश लगा दो। ठीक है, प्रशासन के संबंध में, प्रशासन के संबंध में विवाद, राजा चेत सिंह प्रकरण। इसको लिख ही देता हूं, तुम्हारे फ्लो चार्ट पे बन जाएगा। अवध की बेगमों का खजाना लूटा। ठीक है, तो सर पीजेंट फ्रांसिस विवाद, और फिर एक इसमें आखिरी लिख लो, नंदलाल केस, नंदलाल केस, और इसमें लिखो, कंपनी अधिकारी इलियट द्वारा, कंपनी अधिकारी इलियट द्वारा एक जमींदार नंदलाल, एक जमींदार नंदलाल पर अत्याचार, गिरफ्तारी और हिरासत में मृत्यु। ठीक है, ठीक है, इतना। ये जो पूरा है केस, इसके विवादों के भी जड़ में जा सकते हैं पापा, जीएस की क्लास में नहीं जाओ। ठीक है ना, तुम सब लोग जो थोड़ा सा तैयारी में थोड़ा एडवांस हो, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से पता चलता है कि तुम लोग पढ़ रहे हो, और शायद तुम्हारा हिस्ट्री का ऑप्शनल है। जाहिर सी बात है कि तुम्हारी दिलचस्पी होगी कि तुम और डीप डिगिंग करो। तुम दोनों जो आपस में भी झगड़ा कर रहे थे, ज्ञानेश और तुम दोनों ऑप्शनल के हो, ठीक है ना, हिस्ट्री के, और तुम्हारी इच्छा रहती है कि गहराई से बात हो। जीएस में इतना जो है ना, केवल दिमाग में रखना। ये मैंने इसलिए बताया कि ये सारे जो केसेस हैं वो हेस्टिंग्स के महाभियोग से संबंधित है। आपको ज्यादा से ज्यादा जो FYQ आने वाला है वो यही आ सकता है कि इनमें से कौन कौन से जो है मामले थे जिसको लेकर महाभियोग लगाया गया। केवल इसको दिमाग में रखना। इनकी सबकी बड़ी अंदर अंदर बड़ी सारी कहानियां हैं, उन कहानियों में नहीं जाना। एक जमाने में जब हिस्ट्री का प्रीलिम्स में भी ऑप्शनल होता था, तुम लोगों को शायद पता हो कि प्रीलिम्स जो है वो ऑप्शनल होता था पहले, उसमें भी मतलब जीएस भी होता था और एक जो है ऑप्शनल होता था। तो हिस्ट्री ऑप्शनल में बड़ी गहराई से सवाल आते थे, बहुत ज्यादा गहराई से, बहुत कठिन पेपर होता था। तो वहां पर तो हम लोग इस सब चीजों के बारे में बहुत गहराई से पढ़ते थे, लेकिन अब वो ऑप्शनल खत्म हो गए। जीएस में इतनी जरूरत नहीं है। मैं 5 पॉइंट बोल देता हूँ। रोहिला युद्ध, मैंने बोला कि अवध के साथ मिलकर, या ना भी बोला, मुझे पता नहीं क्या क्या लिखा था। पहला लिखा था रोहिला युद्ध, और उसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख लिया था कि रोहिला, पूरा लिखवा दूं? नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा हिंसा की इन्होंने, ये चले गए आंवला, रामपुर, बरेली, बहुत हत्याकांड जैसा वहां पर हो गया, खजाने लूटे गए। हाँ, ये बोला था मेरे ख्याल। रोहिला युद्ध अनावश्यक हिंसा, अवध की बेगमों का खजाना जबरन लूटना, बनारस के राजा चेत सिंह से जबरन कर वसूली, सर पीजेंट फ्रांसिस विवाद, प्रशासनिक विवाद डैश लगा के, नंदलाल केस, ब्रिटिश अधिकारी इलियट द्वारा एक जमींदार नंदलाल पर अत्याचार, हिरासत एवं हिरासत में मृत्यु। ठीक है ना, नंदलाल की कैसी बेइज्जती की, इसको कहा कि ये जो है इसको अपमानित करना है, तो उसको लाया गया, उसके हाथ और पैर बांध दिए गए, और उसको सार्वजनिक रूप से कहा गया कि आपको सड़क पर रेंग रेंग करके आना है। तो इसको रेंग के लाया गया। ये खबरें पहुंची, जब खबर ब्रिटिश संसद में पहुंची तो कहा गया कि यहां पर, बिल्कुल नंदलाल केस, तो यहां पर कहा गया कि कानून का शासन नहीं है। ठीक है ना, यानी कि हेस्टिंग्स ने इसके काल में तो कोई कानून के शासन का पालन नहीं हुआ। किसी को आर्बिट्रेरी ढंग से, किसी को भी गैर कानूनी ढंग से आप इस तरीके से प्रताड़ित नहीं कर सकते। ब्रिटिश संसद में बड़ा हंगामा हुआ और यह महाभियोग लगा। जिस व्यक्ति ने यह महाभियोग जो है उसका प्रस्ताव किया, उनका नाम आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत बड़े राजनीति शास्त्री थे वो, और राजनीतिज्ञ भी थे, एडमंड बर्ग। एडमंड बर्ग, उन्होंने कहा कि इंपीचमेंट लाएंगे, महाभियोग की प्रक्रिया लाएंगे, और वहां पर महाभियोग लाया गया। दूसरा सवाल जो आ सकता है कि एडमंड बर्ग ने हेस्टिंग्स को कहा कि भारत में हेस्टिंग्स अन्याय और अत्याचार का प्रतीक है। तो प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस एक गवर्नर जनरल को भारत में अन्याय एवं अत्याचार का प्रतीक कहा गया? तो वो कौन है? हेस्टिंग्स। और किसने कहा? एडमंड बर्ग ने कहा। बच्चे 1788 में यह महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई। 1788, 7 साल, 95 तक, 1795 तक यह महाभियोग यहां पर चलता रहा। लेकिन जब हेस्टिंग्स भारत में है, उसी समय ये सारी जो है खबरें वहां जा रही थी, ब्रिटेन में, ठीक है, वहां पर जा रही थी। और ब्रिटेन के अंदर कंपनी के विरोधी जो लोग थे वो कह रहे थे नहीं भाई, कंपनी सुधरने वाली नहीं है, कंपनी को तो हमें और कसना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हुआ क्या? अंत में ये सब कुछ हुआ, लेकिन कहानी वही ढाक के 3 पात
हेस्टिंग्स साहब बरी हो गए, ठीक है ना, यहां से भी बरी कर दिए गए। अगला पॉइंट लिख लो, हेस्टिंग्स के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव एडमंड बर्क द्वारा लाया गया था। हिमांशी ऑप्शनल पे किसी दिन बात कर लूंगा बेटा। बिल्कुल राज, एकदम सही है, विपिन चंद्रा पढ़ो एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। एडमंड बर्क द्वारा लाया गया था। उन्होंने हेस्टिंग्स को, वही कोट अनकोट कर लेना जो मैंने कहा था, इसे इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने हैं। उन्होंने हेस्टिंग्स को भारत में अन्याय व अत्याचार का प्रतीक कहा। अगला पॉइंट, 1788 से शुरू हुई महाभियोग की प्रक्रिया 1795 में समाप्त हुई। पूर्ण विराम। निर्णय में कहा गया कि हेस्टिंग्स को कठिन परिस्थितियों में यह निर्णय लेने पड़े, यानी बेचारा बड़ी कठिन परिस्थितियों में था, ब्रिटेन के हितों की रक्षा कर रहा था, तो कठिन जो समय आया, कठिन जो है क्षण थे, कठिन निर्णय थे, इसलिए इसको बरी कर दिया जाए। क्या हुआ, अवध की बेगमों का खजाना लूट लिया, नंदलाल मर गया बेचारा अपमानित होकर, और नंदलाल के केस में नस्ल भेद की भी समस्या थी, मतलब उसको कहा गया कि ये भारतीय इसी लायक होते हैं, तो ये नस्लवाद भी था, लेकिन क्या पता कठिन जो है निर्णय लेने पड़ गए, कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने पड़ गए, ठीक है। चेत सिंह वाला प्रकरण हो चाहे रोहिल्ला हो, किसी जान चली जाए, लेकिन कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने पड़ गए, तो ये हो गया बरी। कहा गया कि कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने पड़े और हेस्टिंग्स को आरोपों से बरी कर दिया गया। हेस्टिंग्स को आरोपों से बरी कर दिया गया। इसके बाद अगला पॉइंट लिखना, परंतु हेस्टिंग्स के शासनकाल ने ब्रिटिश संसद में भारी विवाद को जन्म दिया और कंपनी की मुश्किलें बढ़ती चली गई। अब इसका बहुत कॉन्टेक्स्ट है, कंपनी बार बार कर्जा मांग रही है, दिवालिया होने के कगार पर खड़ी है, कर्जा कौन दे रहा है, ब्रिटेन उसको कर्जा दे रहा है, तो जाहिर सी बात है जब ब्रिटेन से कर्जा मांग रहे हो, महारानी से चार्टर मांग रहे हो, नौसेना मांग रहे हो, तो फिर गर्दन तो पकड़ी ही जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो, तो ये क्या हुआ, हमने लिखा कि कंपनी की मुश्किलें बढ़ने लगी। अब देखो, अब सीधे तौर पर तुमको एक्ट पर एक्ट मिलने लगेंगे, कहानी बिगड़ गई कंपनी की। 1784 का पिट का इंडिया एक्ट आया, अभी हेस्टिंग्स है यहीं पर, लेकिन उसके एक साल पहले ही एक बिल आया जो कानून नहीं बन सका, वो था फॉक्स का इंडिया बिल, फॉक्स यानी लोमड़ी, ठीक है ना, तो किसी लोमड़ी का इंडिया बिल आया पिट के इंडिया एक्ट से पहले 83 में, और उसने कहा कि कंपनी का शासन अब समाप्त हो जाना चाहिए भारत में और सीधे तौर पर क्राउन को सत्ता सौंपनी चाहिए, यानी ब्रिटेन का की महारानी अब भारत की महारानी बन जाए, यह कहा गया कब, 1783 में। लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि कंपनी के समर्थक भी बहुत ताकतवर है, ऐसा नहीं है कि कंपनी के साथ जो चाहोगे कर लोगे, इतना पैसा कंपनी ने उड़ेला हुआ, इतना फायदा। तो यहां क्या हो रहा है, बीच का रास्ता निकाला, किसने निकाला, विलियम पिट, और इसीलिए इनको पिट का इंडिया एक्ट कहा जाता है, ये बीच का रास्ता है। कंपनी को एकदम से उसके भारतीय राज्य से हटाया भी नहीं गया, लेकिन क्या हुआ, कंपनी मामलों पर ब्रिटेन सरकार का या ब्रिटिश सरकार का पूरा नियंत्रण हो गया। ये ध्यान रखना, ये तथ्य है कि किस एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया, वो है पिट का इंडिया एक्ट। एक नई बॉडी बना दी गई है और वो बॉडी है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसके पहले कौन चला रहा है, इसके पहले सारा राजकाज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देख रहा है, लेकिन अब उन्होंने एक नई बॉडी बना दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और आप देख सकते हैं इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो 6 सदस्य हैं, 2 कैबिनेट मंत्री भी हैं, ब्रिटेन की सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में बैठेंगे, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल अभी फिलहाल भारत के राज्य को देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, कि कंपनी के मामले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखता था, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। ये ध्यान, गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो बनी थी उसको लेकर विवाद हुआ, बहुत तरीके के विवाद है, हर विवाद में हिस्ट्री में अंदर नहीं जाना तुमको जीएस के लिए। विवाद ये हुआ कि गवर्नर जनरल ने कहा कि साहब हमारे यहाँ 4 लोग अगर हैं और मेरा कोई मत अलग है तो मैं कैसे जीतूंगा, मैं जीतना तो छोड़ दीजिए, मैं बराबरी भी नहीं कर सकता, 3 लोग एक तरफ, 4 लोग है ना एक तरफ, और एक मैं अकेला, 5 में से 1, तो इन्होंने कहा 3 करेंगे, तो 3 कर दिए, 3 + 1 यानी गवर्नर जनरल हो गया, 4 हो गए। तो 4 में से अगर गवर्नर जनरल किसी एक को भी अपने साथ ले आया तो बराबर बराबर 2-2 वोट हो जाएंगे। तो एक तरीके से कंपनी बहुत चिल्लाई तो इसको 4 की जगह 3 किया। इतनी डेप्थ में आपको बहुत जाने की जरूरत नहीं है। गवर्नर जनरल ने कहा कि अगर हमारी मर्जी नहीं है और बाकी लोगों की मर्जी है, अब राज चला रहे हैं या वो राज चला रहे हैं, इसलिए हमको वीटो का अधिकार दो। वीटो क्या होता है कि अगर हमने किसी चीज पर ना कह दी तो ना, घर में जैसे पापा को वीटो होता है, मम्मी को वीटो होता है, ये पता चला हमने कहा ये पापा ने ना ना तो ना, दैट इज ऑल, तो ये वीटो हो गया, ठीक है, तो गवर्नर जनरल को मिल गया। अब बंबई मद्रास युद्ध कूटनीति और राजस्व के भी मामले में बंगाल के अधीन आ गए। पहले ये कहा गया कि युद्ध कूटनीति राजस्व के जो मामले हैं वो अपने अपने देखो, केवल और केवल ये कहा गया था कि बंगाल सबसे ऊपर है, अगर कोई निर्णय आएगा तो बंगाल उसका जो गवर्नर है वो निर्णय लेगा, गवर्नर जनरल।
लेकिन ये मामले अभी प्रेसिडेंसीज के पास थे, इस बार वो भी छीन लिए गए। एक सवाल, 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का एक्ट आएगा। अगर ये सवाल आ जाए कि 1858 के एक्ट से पहले भारत का शासन निम्न में से किस एक एक्ट के आधार पर चलाया गया, तो आपको ध्यान रखना है पिट के इंडिया एक्ट के आधार पर चलाया गया। ठीक है ना। अब क्या हुआ, हर 20 साल में चार्टर आता है। 73 में चार्टर एक्ट है, तो 20 साल के बाद फिर 93 में चार्टर एक्ट है। और यहां पर कंपनी किसी तरीके से अपनी इज्जत बचा ले गई। एक बार फिर से क्या मिल गया, अगले 20 साल के लिए व्यापारिक एकाधिकार मिल गया। कहा गया कि चीन के साथ अगर तुम अफीम का व्यापार करना चाहते हो तो व्यापार कर सकती है चीन, जो कंपनी है, यानी भारत के साथ चीन में भी अफीम के व्यापार की इजाजत इनको मिल गई। ठीक है। और यह भी कहा गया कि गृह सरकार के जो सदस्यों का खर्च है वो भारत पर जाएगा। गृह सरकार यानी ब्रिटेन में जो भारत से संबंधित जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोग, इनका खर्चा कौन उठाएगा, भारत उठाएगा। ठीक है ना। ये तीन चीजें 93 के एक्ट में महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 13, ये लड़ाई चल रही है बच्चे, किसी तरीके से कंपनी अपने आप को बचाए हुए है। लगातार हमला हो रहा है कि व्यापारिक एकाधिकार नहीं रहने देंगे ना। कंपनी 93 के एक्ट में तो बचा ले गई अपने को। 20 साल बाद फिर 1813 में फिर से बात हुआ कि मैडम हमारा चार्टर खत्म हो रहा है। ठीक है ना, चार्टर खत्म हो रहा है, हमको 20 साल का चार्टर चाहिए। लेकिन तब तक वहां पर मुक्त व्यापार या फ्री ट्रेडर्स बहुत मजबूत हो गए। उन्होंने कहा कि भाई केवल कंपनी व्यापार कर रही है, हम यूरोप के अंदर, ब्रिटेन के अंदर हमने औद्योगिक क्रांति कर ली है, औद्योगिक क्रांति से फैक्ट्री लगा ली है, फैक्ट्री से मुनाफा कमाया है, तो भैया अब हमको भी जो ये पैसा है ना, इसको लगाने का मौका मिलना चाहिए, लेजर फेयर। तो कंपनी का एक अधिकार अभी समाप्त कर दिया जाए, तो कंपनी का एक अधिकार समाप्त। ठीक है, कंपनी का यहां पर एक अधिकार हो गया समाप्त। ठीक है। हाँ, अब इस पर आएंगे। दूसरी चीज क्या हो गई कि ईसाई मिशनरियों को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत नहीं आने दे रही। क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी को पुर्तगालियों का अनुभव याद था। ठीक है ना, पुर्तगालियों का सपना याद, सपना ये तो किसी ने कुछ लिखा, मैं वहां बोल गया। पुर्तगालियों का अनुभव याद। पुर्तगालियों ने भारत में क्या किया, अपने साथ ईसाई मिशनरी लाए, और ईसाई मिशनरियों ने ज्यादातर मुसलमानों के खिलाफ तो बहुत ही ज्यादा गंद फैलाई, बाद में हिंदुओं के खिलाफ भी फैलाने लगे कि सबके धर्म खराब है, सबके सब ईसाई बन जाओ। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अभी तक ईसाइयों को भारत नहीं आने दिया था। 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई भारत आ गए। तो एक तो आपको ये ध्यान ही रखना है, ईसाई यहां पर पहली बार भारत आए हैं। ठीक है ना। अब यहां जो है ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि इतना पैसा लाते हो लेकिन जन कल्याण और शिक्षा में तुम लोग कोई पैसा नहीं लगाते हो। ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर सवाल किया, तो क्या हो गया, पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत पूछा जाता है और पूछा गया है, भारतीय व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार कब समाप्त हुआ, 1813 में। ठीक है। दूसरा, जाहिर सी बात है सभी ब्रिटिशर्स को छूट मिल गई। दूसरा सवाल, चाय और चीन पर व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार बना रहा, इसको अभी 13 में खत्म नहीं किया गया, केवल भारतीय व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार खत्म हुआ। क्योंकि हमने कहा कि कंपनी को डांट लगी कि इतना पैसा पाते हो, ठीक है, शिक्षा वगैरह पे कुछ खर्च नहीं करते। तो ध्यान रखना है, पहली बार शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपया का आवंटन किया गया। विज्ञान और भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान के लिए भी कुछ रुपया भेजा गया। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, ईसाई मिशनरियों को भारत आकर धर्म प्रचार करने की छूट दे दी गई। तो यानी कहानी चल रही है धीरे धीरे, जिसको कहते हैं ना, मुट्ठी से रेत फिसलती चली जा रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से रेत की तरह उसका राज्य फिसलता जा रहा है। यानी व्यापार पर एक अधिकार 13 में समाप्त हो गया है। फिर 20 साल, 13 के बाद फिर 20 साल बाद चार्टर खत्म हो रहा है। जैसे चार्टर खत्म हो रहा है, एक अगला मौका है, और वो जो अगला मौका है कंपनी को और बर्बाद करने का। तो ये जो है 1833 में एक चार्टर एक्ट। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसको सेंट हेलेना चार्टर भी कहते हैं। सेंट हेलेना चार्टर क्यों कहते हैं कि यहां पर जो अफ्रीका है, नक्शा नहीं बन रहा, ठीक है, यहां पर एक द्वीप हुआ करता था, द्वीप का नाम था सेंट हेलेना। ठीक है, सेंट हेलेना। तो जैसे भारत पर अधिकार था, वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का सेंट हेलेना पर भी अधिकार था। बहुत लंबे समय से राज कर रहे थे, 1659 से लेकर 1833-34 तक, 33 तक राज्य कर रहे थे। ठीक है, एक साल और उसमें लग गया उसको खाली करवाने में। बहुत महत्वपूर्ण द्वीप था। तो सेंट हेलेना का द्वीप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में, इसलिए इसको सेंट हेलेना चार्टर भी कहा जाता है। लेकिन हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण हुआ, जो तुमको देखना है तथ्य के तौर पर, 1813 में तुमने क्या देखा था, भारतीय व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार समाप्त, लेकिन चाय और चीन के साथ एक अधिकार बना रहा। और जब यह हो गया कि भैया अब चाय चीन के साथ भी व्यापार खत्म, भारतीय व्यापार भी खत्म, तो कंपनी के जितने भी ऋण थे, कर्जे थे, भारत सरकार ने कहा कि अब यह हमारे ऊपर है। और भारत सरकार का मतलब अब कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोल और लंदन हो गया कि कंपनी नहीं चला रही, अब इसको जो है भारत सरकार अपने ऊपर सारे कर्जे उनके ले लेगी। उसने कहा कि भाई तुम्हारी कंपनी में लोगों ने पैसे लगाए, शेयर खरीदे, ठीक है, 20 ईयर्स का गैप है बेटा चार्टर एक्ट में। नो वॉइस, कोमल कह रही है कि नो वॉइस, मेरी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, इसने लिखा है कोमल ने 2 बार कि नो वॉइस। क्या लिखो बेटा, तुम लोग बताओ, वॉइस आ रही है मेरी? बढ़िया हिमांशी, बहुत अच्छे, आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हुआ
कि पूरी तरीके से ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया। और यहां पर एक तथ्य जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन प्रश्न आ जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो आप लोग कहोगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक दृष्टिकोण से और भी महत्वपूर्ण है कि सिविल सर्विसेज की जो संकल्पना थी कि ओपन सिविल सर्विसेज या खुली प्रतियोगिता, वो पहली बार उसका कॉन्सेप्ट 33 के चार्टर एक्ट में आया। और जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, जिसमें पिछली बार आपको याद है 4 से घटा के 3 किए गए थे, इस बार फिर 1 बढ़ा दिया गया। और वो जो बढ़ा, वो कहा गया कि ये विधि सदस्य है, ये कानून के मामले देखेगा। और कानून के मामले देखेगा कौन? विधि आयोग। तो इसमें विधि आयोग का गठन पूछा जा सकता है कि विधि आयोग का गठन कब हुआ? 1833। और विधि आयोग का प्रेसिडेंट बनता है लॉर्ड मैकाले। ठीक है, विधि आयोग का प्रेसिडेंट लॉर्ड मैकाले को बना देते हैं। चलो, अब आ गया आखिरी चार्टर एक्ट। आखिरी से मतलब है 1857 के पहले। 1857 के बाद की जो कहानी है वो बाकी कहानी के साथ ही साथ चलेगा। ठीक है ना? ठीक है, चलेगा। 1853 का चार्टर एक्ट। अब व्यापारिक स्वरूप तो खत्म हो गया, ना भारत से व्यापार बचा, ना बचा चाय चीन का व्यापार। ठीक है, अब दबाव बढ़ गया कि भैया जो प्रशासन हो रहा है उसमें पारदर्शिता हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी और योग्यता आधारित हो। पहले क्या होता था, कंपनी अपनी मर्जी से लोगों को आगे बढ़ा देती थी। तो दबाव बनने लग गया कि भाई अब थोड़ा सा उत्तरदायी बनो, यानी अगर भारत पर राज कर रहे हो तो थोड़ा ब्रिटिश ढंग से राज करो, ब्रिटिश ढंग से कानून वानून बनाओ, कल्याण की भी बात करो। तो ये अंतिम चार्टर एक्ट है 1853 का एक्ट। साफ साफ कह दिया गया कि कंपनी अब न्यासी के तौर पर, यानी ब्रिटेन ने कंपनी को जिम्मेदारी दे दी है कि ट्रस्टी या न्यासी के तौर पर आप उसको संभाल सकते हो, ये आपका राज्य नहीं है। ठीक है ना? बहुत ही अच्छी बात है बेटा। कोमल रिफ्रेश करो बच्चे, रिफ्रेश करो। ठीक है, क्योंकि इधर से बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है आवाज और सब ठीक है बेटा। विधि सदस्य जिसको अभी 33 में शामिल किया है गवर्नर जनरल की काउंसिल में, उसको वोट नहीं दिया था, अब की उसको वोट देने की बात हो गई। 6 नए लोग जोड़ दिए गए। ठीक है, 6 नए लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है तुम्हारे लिए। 6 नए लोग जोड़े गए और ये जो अब कमिटी बनी, गवर्नर जनरल की काउंसिल बनी, उसको कहा जाने लगा इंपीरियल काउंसिल, विधायी परिषद। ध्यान रखना है, अगर सवाल आ जाए कि भारत में विधायी परिषद की स्थापना के साथ संसदीय व्यवस्था की नींव किस एक्ट ने डाली, तो वो 1853 के एक्ट ने डाली। ये ध्यान रखो बस कि विधायिका कार्यपालिका को अलग अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल को बंगाल का अतिरिक्त कार्यभार था। हमने क्या कहा, 1833 के एक्ट में भारत का गवर्नर जनरल बना, लेकिन वो भारत का गवर्नर जनरल दरअसल बंगाल का ही गवर्नर जनरल होता था जो भारत का बन गया। तो बंगाल का काम वो देखता रहा। 1853 में कहा गया कि नहीं, बंगाल में अलग गवर्नर भेजो, भारत का गवर्नर जनरल अलग रहेगा। फिर से केवल दिमाग में रखना है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या को और घटा दिया गया और सिविल सेवा के लिए खुली परीक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खुली परीक्षा ओपन एग्जामिनेशन शुरू हुआ 1853 से। आज जिस एग्जाम में तुम लोग बैठने जा रहे हो वो भी बड़ी लड़ाई लड़ करके मिला है, ये ध्यान रखना है। और सिविल सेवा समिति का भी अध्यक्ष कौन है? मैकाले। ठीक है, चलो, तो ये कहानी भी आज हम लोगों ने निपट ली। ये सारी हेडिंग्स में मैंने आपको नहीं कहा कि लिखो, क्योंकि सारी हेडिंग्स आपको पता है कि आखिरी में फैक्ट शीट की तरीके से आ जाए। जितना लिख लिया, नहीं लिखा, आपको पीडीएफ मिलेगी, आप उससे लिखेंगे। ठीक, तो फैक्ट से लेकर कंसेप्ट तक सब कुछ हमारे जो है इस संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे चलो, बहुत ही अच्छा। तो हम लोग मिलेंगे कल फिर एक नए टॉपिक के साथ अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।